बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उम्मीद की नई किरण। शुरू हुआ कोरोना वायरस के नए टीके का परीक्षण। ब्रिटेन में वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना के लिए वैक्सीन की नई तैयारी पर होगी कवर स्टोरी में चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में 23,000 से ज्यादा लोग अब कोरोना की चपेट में। 24 घंटे में 1684 नए मामले। पिछले 14 दिनों में 80 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं। कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया भर में 27 लाख से ज्यादा लोग। 1,92,000 से भी ज्यादा की मौत। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में किसी की कोरोना से मौत की खबर नहीं। यूरोपीय यूनियन का मुश्किल से गुजर रहे यूरोपीय देशों को अरबों यूरो देने का फैसला। अमेरिका में कोरोना वायरस के कहर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सलाह पर डॉक्टरों की निंदा। डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह दी थी, कीटाणु नाशकों को शरीर में इंजेक्ट करके कोरोना के इलाज की संभावनाओं पर होना चाहिए शोध। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में गई 3,000 जानें। अब तक वहां करीब 50,000 मौतें। दुनिया के कई देशों में मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान शुरू, लेकिन कोरोना की वजह से भारत, सऊदी अरब समेत कई देशों में मस्जिदें बंद, लेकिन पाकिस्तान में मस्जिदें खुली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI संदिग्ध कोरोना मरीजों को खोजने के काम में जुटी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, जो सिस्टम आतंकवादियों को ढूंढने में आता था काम, अब उसी सिस्टम की मदद से खोजे जाएंगे कोरोना मरीज। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा होगी आज बीबीसी दुनिया में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अजीबोगरीब सलाह, जिस पर डॉक्टर भड़क उठे। रमजान और लॉकडाउन के बावजूद मस्जिदों को लेकर क्यों हो रहा है विवाद, इस पर बुलेटिन में आगे होगी बात, लेकिन पहले हमारी कवर स्टोरी की बात। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी हो गई है और इसके लिए शुरू हो गए हैं अब ह्यूमन ट्रायल। कोरोना वायरस का कहर जब से शुरू हुआ, तब से एक सवाल कईयों के मन में आया, क्या कोई दवा, कोई वैक्सीन आएगी जो लोगों को बचा पाए? तो राहत की खबर यह है कि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने बना लिया है और कल ही इसका ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ है। वहां 800 वॉलंटियर्स को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए हैं, जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच है। अगर इसमें कामयाबी मिली और यह ट्रायल सफल रहा, तो इस जानलेवा वायरस पर जीत हासिल होने की ओर इंसान कदम बढ़ा देगा। इससे सब कुछ बदल सकता है। कोरोना वायरस के टीके का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा ग्रानाटो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने वाली पहली महिला वॉलंटियर हैं। हाल ही में वो 32 साल की हुई हैं। मैं वैज्ञानिक हूँ, इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रिया की मदद करना चाहती हूँ। मैं वायरस की स्टडी नहीं करती, पर कुछ योगदान करना चाह रही थी। मुझे लगा कि कुछ करना है तो ये आसान रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और काफी उत्साहित हूँ। इस ट्रायल में शामिल आधे लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा और बाकियों को कोई दूसरा। मगर वॉलंटियर्स को इस बात का पता नहीं होगा कि उन्हें कौन सा टीका लगाया गया है। जिस काम में आमतौर पर कई साल लगते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वो 3 महीनों में कर दिखाया है। दुनिया भर में लगभग 80 ग्रुप कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका और चीन में भी इंसानों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सफल हो पाएंगे या नहीं। निजी तौर पर मुझे लगता है कि ये वैक्सीन काम करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि ये कितनी असरदार है, लेकिन जब तक हम ये साबित नहीं करते कि ये कारगर है और लोगों को संक्रमित होने से बचा सकती है, तब तक इसे आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैसे काम करता है ये टीका? वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन से जीन लेकर उन्हें एक हानि रहित वायरस में डाल दिया। इससे वैक्सीन को तैयार किया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वैक्सीन कोशिकाओं में जाकर कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इससे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाता है
और टी कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। टी कोशिकाएं कोरोना वायरस को भविष्य में भी पहचान लेंगी और संक्रमण पैदा करने से पहले ही वायरस को नष्ट कर देंगी। वैक्सीन सफल है या नहीं, इसका पता वैज्ञानिकों को तभी चलेगा जब बहुत सारे वॉलंटियर्स कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि महामारी की मौजूदा वेव खत्म होने से पहले ही परीक्षण कर लें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अगले कुछ महीनों तक नहीं बता पाएंगे कि वैक्सीन काम करती है या नहीं, मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में और मामले भी सामने आएंगे क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लगाने के बाद आप लोगों को खुद कोरोना वायरस से संक्रमित क्यों नहीं कर देते? इस वक्त एक ऐसी बीमारी के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा जिसमें मौत की दर काफी ज्यादा है। अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे पास बीमारी का कोई उपचार होगा तो हम वॉलंटियर्स की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। वैक्सीन को फ्रीजर में -80 डिग्री तापमान पर रखा गया है। ऐसा कम ही हुआ है कि किसी मेडिकल ट्रायल पर इतने लोगों की उम्मीदें टिकी हों। अगर ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। ये इस बात का प्रतीक होगी कि विज्ञान ने कैसे इस वैश्विक महामारी का हल निकाल कर दिया। ऑक्सफोर्ड की इस टीम को उम्मीद है कि सितंबर तक उनके पास 10 लाख टीके उपलब्ध हो जाएंगे और उसके बाद बड़े पैमाने पर ही इसका उत्पादन शुरू होगा। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, मगर अभी तो इंतजार ये है कि ये वैक्सीन कामयाब होती है या नहीं। और ब्रिटेन में हो रहा ये ट्रायल कामयाब हुआ या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन चीन में हो रहा एक वैक्सीन का ट्रायल फेल हो गया है। WHO के दस्तावेजों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन में एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर का ट्रायल नाकाम रहा। और कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के तमाम शॉपिंग मॉल्स और मशहूर फैशन बाजार बंद पड़े हैं। इसका असर फैशन ब्रांड्स और उनके स्टाफ पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़ों की बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। लॉकडाउन का असर बांग्लादेश पर कुछ ज्यादा ही हुआ है। वहां कपड़ों का करीब $3 अरब का ऑर्डर या तो कैंसिल कर दिया गया है या उस पर फिलहाल रोक लग गई है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। देखिए BBC संवाददाता अकबर हुसैन की ढाका से ये रिपोर्ट। आजीविका के लिए प्रदर्शन करती बांग्लादेश की महिलाएं। ऐसी लाखों महिलाएं बीते 1 महीने से बेरोजगार हैं। ये महिलाएं कपड़े के कारखानों में काम करती थीं, पर कोरोना वायरस की वजह से कई कारखाने बंद हो गए हैं। अनीसा बेगम ढाका के बाहरी इलाके में रहती हैं। वो और उनके पति लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो महीने में करीब 8,500 टाका कमा लेती थीं, पर अब अपनी मामूली बचत से गुजारा कर रही हैं। मेरे परिवार में 7 लोग हैं। मैं और मेरे पति दिन में एक बार खाना खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। वो खाना मांगते हैं। मकान मालिक भी हम पर किराए के लिए दबाव बना रहा है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कई फैक्ट्री मालिक अपने कर्मचारियों को पगार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कई वेस्टर्न ब्रांड्स और कारोबारियों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। आमतौर पर एक गारमेंट फैक्ट्री ऐसी नजर आती है जहां हलचल के बीच काफी लोग काम कर रहे होते हैं। इस फैक्ट्री में H&M जैसे ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, पर अब ये बंद पड़ी है। ये कारोबार पूरी तरह यूरोपीय देशों और अमेरिका को कपड़ा निर्यात करने पर निर्भर है। अगर वो खरीदना बंद कर देंगे तो बांग्लादेश के छोटे उद्योग ठहर से जाएंगे। What we are facing right now is a situation that we have never actually encountered in our lives. हमने ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी। फैक्ट्री साल 1991 में बनी थी और पहली बार ये बंद हुई है। ये सिर्फ हमारी फैक्ट्री का हाल नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की हर फैक्ट्री बंद पड़ी है। हम बर्बादी के कगार पर हैं। मीरान की कंपनी में 16,000 लोग काम करते हैं। दूसरे फैक्ट्री मालिकों की तरह वो भी चाहते हैं कि फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हो जाए, पर यहाँ काफी लोग काम करते हैं और उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाने में दिक्कत आएगी। उन्हें काम पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। बांग्लादेश के कुल निर्यात में 80% कपड़ा उद्योग योगदान करता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो बांग्लादेश हो या भारत, जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के जरिए की भी चिंता है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस सलाह पर मचा हंगामा।
और लॉकडाउन के बीच क्यों पाकिस्तान में खुली हैं मस्जिदें? अब भी बहुत कुछ बाकी है बीबीसी दुनिया में। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका में पिछले 24 घंटे काफी दर्दनाक बीते। देश में एक ही दिन में कोरोना वायरस की वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। महामारी के फैलने के बाद से यह अब तक का सबसे खराब दिन रहा है, जिसके बाद अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच गया है। बावजूद इसके कई राज्य अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए आज से कारोबार को दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसी रिसर्च की बात की जिसके मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने में सूरज की किरणें कारगर हथियार साबित हो सकती हैं। हालांकि ये रिसर्च अब तक पब्लिश नहीं हुई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मेडिकल फील्ड में हंगामा मचा दिया। उन्होंने सलाह दी कि इस पर शोध होना चाहिए कि क्या कीटाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। Then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? महामारी के इस दौर में रमजान का महीना भी आ गया है, तो रमजान की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसे में ज्यादातर देशों में मस्जिदें बंद है और रमजान की नमाज को भी घर में पढ़ने की हिदायत दी गई है। ये तस्वीरें सऊदी अरब के मक्का की सबसे मशहूर मस्जिद द ग्रेट मॉस्क की है। अब यहां सिर्फ मस्जिद के मौलवी, सुरक्षाकर्मी और साफ सफाई वालों को ही आने की इजाजत है। इस्लाम के 1400 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब मक्का मदीना की मशहूर मस्जिदों को रमजान के पाक महीने में आम जनता के लिए बंद किया गया है। लेकिन वहीं इंडोनेशिया के रूढ़िवादी एच प्रांत में कोरोना वायरस फैलने की आशंकाओं के बावजूद यहां पर नमाज जारी रही। सैकड़ों मुसलमान विशाल बैतुर रहमान मस्जिद में जमा हुए। इनमें से बहुत कम लोगों ने ही मास्क पहना हुआ था। और पाकिस्तान में रमजान का पाक महीना कल यानी शनिवार से शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने मस्जिदों को खुला रखने की इजाजत दी है। क्या इस फैसले से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर असर पड़ेगा? देखिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता सहर बलोच की रिपोर्ट। रमजान के पहले इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज पढ़ते लोग, यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्हें यहाँ होना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि घर में नमाज पढ़ने में वो बात नहीं होती। जमात में शरीक होने की, क्योंकि ये उम्मत जो है, आप देखें ना, ये जमात और इज्तिमाइयत इस उम्मत का खासा है। अगर ये इससे महरूम हो जाती है तो फिर तो ये उम्मत का एक बहुत बड़ी कमज़ोरी का सामने आ जाता है। अगर वो आबाद हैं, थाने आबाद हैं, फ़ौज की बैरकें आबाद हैं, मंडियां आबाद हैं, बैंक दीगर तमाम दफातर वो आबाद हैं, तो वायरस एक वो सिर्फ मस्जिद दुश्मन है, उसने मस्जिद में आना है। थोड़ा सा हमें अपनी सोच में कुशादगी लानी चाहिए, वसत लानी चाहिए, इतनी सख्ती नहीं। लॉकडाउन को लेकर सरकार के निर्देश मिले जुले से हैं और इस बीच शहर के कई इलाके खुले हुए हैं। इस्लामाबाद के इस इलाके को देखिए, आप समझ जाएंगे कि जब शीर्ष पर भ्रम की स्थिति हो तो क्या हालत होती है। संक्रमण के नए बढ़ते मामलों के बाद इन इलाकों में लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल हर कोई सड़क पर है। ज्यादातर मस्जिदों में सरकार के निर्देश के मुताबिक नमाज के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन लाल मस्जिद के मौलवी और उनमें श्रद्धा रखने वाले लोग बंदिशें मानने को तैयार नहीं। तो बहरहाल हम जुमा भी पढ़ रहे हैं और अब से नहीं, जब से यहाँ कोरोना शुरू हुआ है, जुमा भी पढ़ते हैं, जुमा खुतबा भी देते हैं, बयानात भी करते हैं और साथ साथ नमाज के बाद मुसाफा भी करते हैं और मुआनका भी करते हैं। तो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। और दूसरा हमारा ईमान है कि मौत तो एक तोहफा है। अगर हमें ये तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है तो कोई इश्काल नहीं। जो है ईज आउट करना शुरू किया गया। एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं कि रमजान के दौरान जमा होने वाली भीड़ में संक्रमण फैलने पर उसका मुकाबला कर पाना पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि सरकार ये देखना चाहेगी कि क्या रमजान की नमाज से संक्रमण बढ़ रहा है या नहीं। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या मास्क बचाएगा
कोरोना वायरस से? जानेंगे इस बारे में एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। क्या मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? इसे लेकर काफी बहस होती रही है। कई देशों ने मास्क को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, पर इसके पीछे आखिरकार साइंटिफिक तर्क क्या है, आइए जानते हैं। मास्क को लेकर कई देशों ने अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। कुछ तो लोगों को खुद ही मास्क बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। विज्ञान क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जहां दुनिया भर के कई हजारों डॉक्टर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिक काम करते हैं, उनकी नजर मास्क को लेकर जारी दिशा निर्देश पर बनी रहती है। WHO के मुताबिक स्वस्थ लोगों को काम पर जाते वक्त मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। खुद मास्क ही आपको संक्रमित कर सकते हैं। जैसे किसी चीज को छूकर अगर आपने मास्क को छुआ या फिर चेहरे को, तो आप संक्रमित हो सकते हैं। मास्क पहनकर आप सुरक्षित महसूस करेंगे, जो कि सच्चाई नहीं है। और WHO कहता है कि इस धारणा की वजह से आप सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना कम कर सकते हैं। अगर ज्यादा लोग मास्क खरीदेंगे तो ये उनको नहीं मिल पाएगा जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। तो मास्क किसे पहनना चाहिए? ये दुनिया में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को पहनना चाहिए। WHO के मुताबिक अगर आप घर पर हैं और आपको कोरोना के लक्षण हैं या किसी बीमार के तीमारदार हैं और उसी के साथ कमरे में हैं, तो मास्क पहनिए। पर क्या सभी WHO से सहमत हैं? नहीं। स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। दूसरे देशों में मास्क पहने रखना भी आम हो गया है। अमेरिका में जहां मास्क की कमी हो गई है, वहां लोग घर पर ही कपड़े का इस्तेमाल कर मास्क बना रहे हैं। WHO कहता है कि उसे नहीं पता कि घर पर बने मास्क कितने कारगर साबित होंगे। इतने सबूत नहीं है जिसके बलबूते पर किसी तरह का निर्णय लिया जा सके। तो घर से बाहर निकलते वक्त आपको क्या पहनना चाहिए? जहां तक हो सके अपने हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये जमाना है और लॉकडाउन है, तो क्या हुआ? आप जू फिर भी घूम सकते हैं, बच्चों को भी घुमा सकते हैं और उनको शेर, पांडा, कोआला, पेंगुइन, बंदर तक दिखा सकते हैं। ब्रिटेन के एडिनबरा जू में मौजूद हजारों जानवरों को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से जू में लोग जानवरों को देखने नहीं आ पा रहे और बच्चे तो खास तौर पर नहीं आ पा रहे हैं। पर वीडियो में दिख रहा है कि इससे बेपरवाह जानवर अपनी मस्ती में कुछ इस तरह से डूबे हैं। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा? फीडबैक देने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।